10 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है? मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को। दोस्तों, 2023 से मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, तो वहां पर जो दो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समुदाय, तो इन दोनों के बीच हिंसा हो रही है। तो तब से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल या गवर्नर करते हैं। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं या वास्तविक अधिकार होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। बात करते हैं मणिपुर की। तो दोस्तों, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो यहाँ पर आप मणिपुर की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। दोस्तों, मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। मणिपुर में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसमें पहला है सिरुई नेशनल पार्क, दूसरा है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। इसके अलावा नागालैंड, असम और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये जानकारी है दोस्तों मणिपुर की। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे 1 साल तक, उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स को भी लॉन्च किया गया है, यानी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया है। तो जनवरी 2025 की ई बुक लॉन्च की गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है। तो आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी? तो यह उज्जैन में बनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी बनाई जाएगी। दोस्तों, स्थायी कुंभ नगरी का मतलब क्या है? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो वहां पर जितनी भी संरचनाएं बनी हुई हैं वो अस्थायी तौर पर बनी हैं, यानी कि उनको कुछ समय बाद हटा लिया जाएगा। लेकिन उज्जैन में ऐसी संरचनाएं बन रही हैं, ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो स्थायी हो जाएंगी, यानी कि अगर कभी भी कुंभ लगेगा वहां पर तो उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थायी कुंभ नगरी बनाई जा रही है उज्जैन में। दोस्तों, इसको 2378 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा और इस पर खर्च आएगा लगभग 2000 करोड़ रुपए का। आपको पता होना चाहिए कि सिंहस्थ 2028 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यानी कि 2028 में जो कुंभ मेला है वो कहां पर लगने वाला है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कुंभ मेला के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो यह हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मेला माना जाता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है। जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में यह गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में यह क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है
और नासिक महाराष्ट्र में यह गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियन कैप टाउन ने। तो मुंबई इंडियन कैप टाउन की टीम ने साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। तो जिस प्रकार से भारत में आईपीएल आयोजित किया जाता है, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका 20 लीग आयोजित की जाती है। तो 2025 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। विनर कौन रहा है? मुंबई इंडियन कैप टाउन। तो मुंबई इंडियन कैप टाउन की टीम ने पहली बार इस खिताब को जीता है। और दोस्तों, उपविजेता कौन रहा है? सनराइजर्स ईस्टर्न कैप। मुंबई इंडियन कैप टाउन के कप्तान कौन थे? राशिद खान। ये हैं दोस्तों राशिद खान। और फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? वो रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ये हैं ट्रेंट बोल्ट। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? मार्को जेनसन, जो कि सनराइजर ईस्टर्न कैप के क्रिकेटर थे। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों मार्को जेनसन। साउथ अफ्रीका 20 लीग की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली T20 क्रिकेट लीग है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट जरूर कर लें। अब हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 जीता है। और ये जो वर्ल्ड कप था यह मलेशिया में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 2024 दिया गया है भारत के जसप्रीत बुमराह को। ये हैं दोस्तों जसप्रीत बुमराह। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं अर्शदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है 10 फरवरी 2025 को। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो पहला संस्करण था वो 2018 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों के साथ, इसके अलावा टीचर्स के साथ और जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं और बच्चों से परीक्षा का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जाए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और अपनी टिप्स भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? आंसर हो जाएगा फ्रांस का। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में आयोजित किए जाने वाले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने वाले हैं। और यह सम्मेलन 10 से 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेंगे। और दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीतियों को आकार देना। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट करते जाएं। बात हुई है यहाँ पर फ्रांस की। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पेरिस इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। यूरो करेंसी है। फ्रांसवा बायरू यहाँ के पीएम हैं। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुण अभ्यास आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा इसका भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो इसमें बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। और जो केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने केवल 22 सीटें जीती हैं। और जो नई दिल्ली विधानसभा सीट थी उसमें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच मुकाबला था। तो अरविंद केजरीवाल हार गए हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा से। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों के अंतर से हराया है। दोस्तों, 17 मार्च 1952 को दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया था। और दिल्ली विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में। जब 1952 में इसमें चुनाव हुए थे तब यहाँ पर 48 सीटें थी, यानी कि कुल 48 सीटें थी। अब कितनी है? 70 सीटें हैं।
दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है अरविंद केजरीवाल और ये है बीजेपी के प्रवेश वर्मा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी। फिर इसके बाद शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आतिशी मारलेना वर्ष 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना है कि जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? तो वो है 36 का, यानी कि जिस भी पार्टी को 36 सीटें मिल जाएंगी वहां वो सरकार बना लेगा। तो बीजेपी के पास 48 सीटें हैं। इस प्रकार से उसकी सरकार स्पष्ट बहुमत से बन रही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर बैन लगा दिया है। अच्छा, अर्जेंटीना की बात हुई है, तो अर्जेंटीना के बारे में आप याद रखिएगा कि ये अभी WHO से अलग हुआ है। ठीक है, और इंडोनेशिया की बात हुई है, तो इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स का मेंबर भी बना है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के करीबी सहयोगी इजराइल की जांच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर बैन लगा दिया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल पर जांच बिठाई थी, तो इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर बैन लगा दिया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की या ICC की। तो यह नीदरलैंड के हैग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। यह नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यानी कि अगर कहीं नरसंहार होता है, मानव के विरुद्ध अपराध होता है, युद्ध अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में ये अपने फैसले सुनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडियन नेवल चीफ्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 8 और 9 फरवरी 2025 को किया गया है। तो नई दिल्ली में जो नौसेना का मुख्यालय है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जो भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं और जो वर्तमान प्रमुख हैं, इनके बीच में मीटिंग्स हुई है और जो पूर्व प्रमुखों का अनुभव रहा है उन्होंने वर्तमान प्रमुख को बताया है कि किस प्रकार से हम नौसेना में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान एक पुस्तक भी लॉन्च की गई जिसका नाम है लीगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, RBI ने रेपो रेट में कितनी कटौती कर दी है? आंसर हो जाएगा 0.25% की। तो दोस्तों, RBI के द्वारा भी हाल ही में रेपो रेट को 6.5% से घटा करके 6.25% कर दिया है, यानी 0.25% की कटौती की है। अब इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घट सकती है। दोस्तों, बात करते हैं रेपो रेट की। तो RBI जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और बैंक इसी कर्ज से अपने कस्टमर्स को लोन देता है। यानी कि RBI के द्वारा अगर SBI को कोई भी लोन दिया जाता है तो जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है RBI के द्वारा SBI को, वो उसका रेपो रेट कहलाता है। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो रेपो रेट का ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है, यानी बैंकों की ओर से जमा राशि पर RBI जिस रेट पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहता है। यानी कि कोई बैंक अगर RBI में अपना पैसा रखता है तो RBI जिस रेट पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है।
आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 2026 तक के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार 2025-26 तक के लिए कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल सिखाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। तो दोस्तों, जो कौशल भारत मिशन चलाया जाता है, इस योजना में 14 से 35 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या जो युवा होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो मार्केट में अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकें, नौकरी ढूंढ सकें, यानी कि उन्हें कोई स्किल सिखाई जाती है जिससे युवा नौकरी को ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के कुछ आगामी लक्ष्य डिस्कस करते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है भारत का 2040 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य है 2047 तक का। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047 का। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 का। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 का। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक का। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक का। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 का। तो ये भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 38वें नेशनल गेम्स में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लवलीना ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को हराया था। इसके अलावा दोस्तों, 38वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड के बंसज ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी प्रतियोगिता में जो शिव थापा है, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये है शिव थापा और ये है लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों, अगर हम 38वें नेशनल गेम्स की बात करें और इसकी मेडल टैली की बात करें, तो जो सर्वश्रेष्ठ है वो मेडल टैली में टॉप कर रहा है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ के पास 66 मेडल हैं। क्या? तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुए हैं? चाइना। हाल ही में ओडिशा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? निर्भया कढ़ी, मो गेल्हाजिया, कल्पना अभियान, स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका निधन हो गया है? कामेश्वर चौपाल। दिमित्री वाकानोव किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बने हैं? रसिया। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? इटर्नल। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को बैन कर दिया है? पाकिस्तान। सख्त ईर्ष्या अपराध कानून किस देश में लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए लिंग भेद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? हिसार, हरियाणा में। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उमर अब्दुल्ला ने। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? नोएडा में। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 100 गीगावाट की। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के महत्वपूर्ण स्मारक डिस्कस करेंगे, जैसे सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है, खिड़की मस्जिद है दिल्ली में, और गोल गुंबज है कर्नाटक बीजापुर में, और अजंता एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, एलिफेंटा गुफाएं हैं मुंबई में, 2.5 दिन का झोपड़ा है राजस्थान अजमेर में, लोहागढ़ किला है राजस्थान भरतपुर में, और जयगढ़ किला है राजस्थान के जयपुर में, और मेहरानगढ़ किला है राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, तो ये सभी स्मारक आप नोट जरूर कर लें। अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब में। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से बैन हटाने की योजना बनाई है? अमेरिका। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व
राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है प्रणब मुखर्जी। अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। सड़क दुर्घटनाओं के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? नितिन गडकरी ने। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.4%। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहां किया जाएगा? प्रयागराज में। पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन हुआ है? राजकोट में। सिपाहीजाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ वेंडेड रॉयल तितली पाई गई है? त्रिपुरा में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फोर्ट विलियम का नया नाम क्या हो गया है, तो इसका नया नाम विजय दुर्ग हो गया है। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर विजय दुर्ग बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं?